दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 2012 सितंबर का पेपर, सीटेड का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों काफ़ी धमाकेदार वीडियो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, बच्चा जब फेल होता है तो उसका तात्पर्य है क्या? बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। दोस्तों याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ पे मिले आप उसे खत्म करिए। प्राइवेट ट्यूशन एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यवस्था फेल हुई है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा अगर फेल होता है तो व्यवस्था फेल होता है, पढ़ाई योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों बच्चा अगर फेल हो रहा है तो व्यवस्था फेल हो रहा है, यानी कि उस व्यवस्था, बच्चे का क्या गलती था? बच्चे तो पैसे दे के आए थे पढ़ने के लिए। टीचर्स का क्या गलती? टीचर्स को तो उन संस्था ने वहाँ पे रिक्रूट किया था। अगर बच्चा फेल हो रहा है दोस्तों तो ये व्यवस्था फेल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे दोस्तों। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होता है। बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। जी हाँ दोस्तों, रटने को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। रटना एक टैग वर्ड होता है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर अग्र शिक्षण देंगे। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। दोस्तों परीक्षा जहाँ पे मिले आप उस क्वेश्चन को नेगेटिव में लेंगे, रटना नेगेटिव में लेंगे। आपको अगर आंसर भी नहीं पता होता तो आप टैग वर्ड से कर लेते। टैग वर्ड का वीडियो प्लेलिस्ट में है दोस्तों, एक बार आप टैग वर्ड का वीडियो को विजिट करें। 40 से 50 क्वेश्चंस आप मक्खन की तरह बना लोगे। जी हाँ दोस्तों, 40 से 50 क्वेश्चंस। बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर हम शिक्षण अधिगम को बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे दोस्तों। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? अगर आप बीजों के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, सबसे अच्छा विधि कौन सा होगा? देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करने। बिल्कुल सही बात है, जिसमें विद्यार्थी इंगेज हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, रियल एक्सपीरियंस मिले, वो इंगेज रहे, खोज करे, वो ऑप्शन हमारा सबसे ब्रॉड होता है। श्यामपट्ट से चित्र बनाना दोस्तों, इससे बीजों का अंकुरण हम नहीं समझा पाएंगे। बीजों का वृद्धि के चित्र दिखाना, हम चित्र दिखा के कहाँ तक बीजों को बारे में बता पाएंगे। विस्तृत व्याख्या देना, प्राइमरी लेवल का अगर दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं और व्याख्या आ गया, सीधा उसे आप काटिए। आप छोटे बच्चों को व्याख्या नहीं दे सकते हैं। ये अपर क्लास में व्याख्या शब्द का इस्तेमाल भी होता है, टीचर्स भी यूज करते हैं। प्राइमरी लेवल पे व्याख्या जहां भी मिले दोस्तों उसे उठा के फेंकिए पॉकेट से बाहर। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है? जी हाँ, अब समावेशी शिक्षा जहाँ पे सबके लिए एक समान शिक्षा, एक ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 देखेंगे, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। तथ्यों की शिक्षा मतरोपण से संबंधित है। एकदम नहीं। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों की सम्मिलित करने में संबंधित है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 लेंगे। 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ के प्रश्न है? दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो है ना वो लघु उत्तरात्मक होता है, ना मुक्त उत्तर वाला होता है। वस्तुनिष्ठ जिसमें हम लोग एग्जाम देते हैं सत्य असत, और जिसपे हम लोग सीटेट का एग्जाम होता है उसे हम लोग वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ना ही निम्नात्मक होगा। हमेशा याद रखेंगे। और मुक्त अंत वाला, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत उत्तर वाला, इन सिंपल सा मुक्त अंत मुक्त उत्तर, जिसका एक से ज्यादा आंसर हो उसे मुक्त उत्तर कहते हैं। बंद अंत में क्या होगा? हमेशा आंसर एक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, अगर ऑप्शन नंबर 1 हमें पहले केवल मिलता है, केवल मिलते ही आप उसे काट देंगे, आप उसे पढ़ेंगे भी नहीं, आपका टाइम बचेगा। जहां पे केवल मिले, अंक मिल रहा है, इसको एकदम परीक्षा का बात हो रहा है, एकदम काट देंगे, एकदम काट देंगे। बार बार देखिए दोस्तों, मैजिक की तरह। मुझे नहीं पता था मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा। मेरे को 3 में नेगेटिव टैग वर्ड मिला, मेरा चौथा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं मैंने इसमें 20 सेकंड में मैंने कैसे कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों
प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेशन है। मैंने नहीं पढ़ा था, केवल देख के काट दिया था, और ये नेगेटिव ही है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पे बल, जी हाँ नेगेटिव टैग वर्ड है, और नेगेटिव ही बना के रखा, और बल देना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, परीक्षा नेगेटिव था दोस्तों। अब चौथा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पे लचीलापन। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी अगर सॉल्व करना दोस्तों, सीटेट कोई भी टेट हो, वो आपके आईक्यू लेवल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट चेक करता दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 काफी धमाकेदार है दोस्तों। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है या नहीं ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न का किसके बारे में चिंतित है। दोस्तों एक टीचर्स क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, तो किसके लिए चिंतित है दोस्तों, उसकी वैधता के लिए चिंतित है कि जो क्वेश्चंस है वो विषय अनुरूप है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं, अधिगम उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, टोटल चीज बनी उसकी वैधता के बारे में दोस्तों चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। विवेचनात्मक शिक्षा छात्र ये दृढ़ विश्वास करता है, जी हाँ, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना, नहीं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र तर्कना उसे छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए उसे डेवलप करने के लिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, अप्रासंगिक है नहीं, बच्चे स्कूल के बाहर जो भी सीखते हो प्रासंगिक है दोस्तों। विद्यालय आधारित अधिगम जो है वो सीमित अधिगम है, और विद्यालय के बाहर जो अधिगम होता है वो बहुत बड़ा व्यापक दुनिया है सीखने के लिए। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। स्टूडेंट का अनुभव वो क्या सीख रहे हैं वो उसे हम प्रत्यक्षपूर्ण मानते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेंगे। एक शिक्षक हमेशा कक्ष का अनुदेशन करता है, बिल्कुल नहीं। हमारा जो शिक्षा है वो टीचर केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बीच के बिंदु में हमेशा विद्यार्थी होगा, बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। प्रजातांत्रिक शिक्षा हमें देना है। एनसीएफ बार बार कहती है बच्चे के अकॉर्डिंग हमें हर किसी चीज को बदलना है, चाहे वो हमारा पाठ्यक्रम हो, चाहे हमारा पढ़ाने का तरीका हो, चाहे हमारा सिलेबस हो, या चाहे शिक्षक हो या शिक्षक के पढ़ाने का तरीका हो। हम विद्यार्थी के अनुरूप हम अधिगम शैली को भी बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस प्लेन में इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, एक बार क्वेश्चन देखेंगे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब देखते हैं दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे आधारित है। विद्यालय में जो आकलन हो रहा है किस लिए, क्यों जरूरी है, इसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। माने बाहर के जो परीक्षक हैं उनके बेहतर जो आपके टीचर्स हैं वो उनको बेहतर जानते हैं। चलिए ये तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक लग रहा है ऑप्शन। ऑप्शन 2 भी देख लेते हैं। किसी भी कीमत पे विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। दोस्तों ग्रेड और अंक देना ये नेगेटिव है, हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव का वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन आप जाके करके आओगे। और इस बार का सीटेट मक्खन की तरह निकलेगा आपका। बने रहे चैनल के साथ, और चैनल में डिजिटल कंटेंट के साथ सीटेट का फुल प्रिपरेशन है। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। विद्यालय के बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। ऐसा भी नहीं है कि बाहर के जो परीक्षक है वो ज्यादा सक्षम है, विद्यालय वाले सक्षम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आकलन बहुत ही किफायती और मितव्ययी होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख के 20 सेकंड के अंदर आप आंसर मारोगे पेडागोजी को, जी हाँ मक्खन की तरह मारोगे दोस्तों, मक्खन की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को, अब इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, तो टीचर होने के नाते आप क्या करोगे, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराओगे। दोस्तों विविध एक टैग वर्ड, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसके बावजूद भी ये हम आगे
चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 कठोर अनुशासन, जहां पे अनुशासन की बात आ जाए ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। परीक्षा की संख्या बढ़ा देना, एग्जाम मैंने क्या कहा था, एग्जाम जहां भी परीक्षा की बात हो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। अधिगम की एक समान गति पे बल देना, दोस्तों अधिगम कभी एक समान गति पे नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है। किसी को लिखने में दिक्कत होगी, किसी को पढ़ने में दिक्कत होगी, किसी को देखने में दिक्कत होगी, कोई जल्दी समझेगा, कोई जल्दी नहीं समझेगा, तो हम एक समान कभी भी टीचिंग लर्निंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे दोस्तों। 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखेंगे जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 3 ऑप्शन आपको नेगेटिव मिलने वाला है, एक ऑप्शन पॉजिटिव है, और जब आपसे क्वेश्चंस नेगेटिव पूछा जाए तो 3 ऑप्शन आपके पॉजिटिव में मिलने वाले हैं। और आपका पहला रूल, जब भी आप सीटेट दे रहे हो, कोई भी टेट दे रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चंस हमारा माइनस में पूछा जा रहा है या प्लस में, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत है। देखते हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही, सभी के विकास दर समान नहीं होती है, अलग अलग होता है। कोई लुढ़कना 1.5 साल में लुढ़कता है, 2 साल में चलता है, कोई 1 साल में ही चलना शुरू कर देता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अगर एक बात आपसे पूछा जाए विकास कब से चालू होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत देते हैं। यहीं पे गलती करके आते हैं दोस्तों, यहीं पे गलती करके आते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो। विकास जो है जन्म से पूर्व, मतलब प्रसव अवस्था, गर्भावस्था जिसे कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था जिसे कहते हैं, विकास तभी से चालू होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है। उसका पहले सर होता है, फिर बॉडी होता है, फिर हार्ट बीट होता है। इसीलिए विकास जो है जन्म से पूर्व और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं भूलेंगे। ये 1 नंबर आपका पक्का। विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं होती है, बिल्कुल गलत। विकास की हर प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित होता है। अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, और मानसिक विकास नहीं होगा तो नैतिक विकास नहीं होगा। और सभी विकास का प्रथम आयाम शारीरिक विकास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, अब किससे विभाजित करेंगे दोस्तों। ये बहुत मैजिकल क्वेश्चन है और बहुत मतलब कम समय में आप इसे कर दोगे, मतलब मैजिक ही वे में। पहले क्वेश्चन से आप डरो मत। विकास, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले मानव विकास में आध्यात्मिक नहीं आता, पहले आध्यात्मिक जहाँ जहाँ मिला आप उसे काट दो। यहाँ पे आपको आध्यात्मिक दिख गया और आध्यात्मिक शारीरिक संज्ञा आध्यात्मिक मिल गया, इसे काट दो। मतलब 2 नंबर और 4 नंबर मेरा आंसर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, गारंटी है। अब मेरे को 2 में आंसर देना है। जब आपको कन्फ्यूजन लगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो कौन नहीं हो सकता पहले इसे छाट लीजिए। इससे क्या होगा, आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अच्छा कर पाओगे। ये ट्रिक है। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये पक्ष है मानव विकास का, एकदम जरूरी पक्ष है। लेकिन दोस्तों अब ऊपर का देखते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अब दोस्तों ये बताइए, दोनों ऑप्शन मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है और मुझे इन दोनों में से व्यापक चीज़ों को चुनना है। और 100 में से 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि कौन सा होगा कौन नहीं होगा। सीटेट या टेट आपका इसी IQ लेवल को चेक करता है। अब दोनों ऑप्शन को अगर ढंग से देखेंगे, अगर अच्छे से देखेंगे और बारीकी से देखेंगे तो आपको आंसर का पता चलेगा। दोस्तों विकास के लिए शारीरिक विकास जरूरी है, संज्ञानात्मक जरूरी है, संवेगात्मक जरूरी है और हमारा सामाजिक विकास भी जरूरी है। और सामाजिक विकास के अंदर में ही आपके मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास सब कुछ हो जाता है। क्योंकि विकास का जो आयाम है पर्यावरण और आनुवांशिकता का तालमेल है, अंतःक्रिया है। और पर्यावरण इन द सेंस समाज है, और समाज के बाहर आप विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाषा का अर्जन आप कहाँ से करते हो, समाज से करते हो। आप सब कुछ समाज, सभ्यता, संस्कृति कहाँ से सीखते हो, समाज से सीखते हो। और समाज के बगैर आप विकास की सोच भी नहीं सकते हो। एक इंसान को
जन्म के बाद अगर आप जंगल में रख दो, उसे समाज से दूर कर दो, ना वो बोलना सीख पाएगा, ना ही खाना खाना सीख पाएगा, ना ही नहाना सीख पाएगा, वो पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए मानव विकास का सामाजिक विकास सबसे बड़ा व्यापक रूप है, और जहाँ पे आपको सामाजिक विकास दिख जाए वो ऑप्शन हमारा व्यापक में आता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे और काफ़ी इजी गोइंग लेंगे। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु में फल सब्जी के कुछ चित्र को प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और पोषण की संकल्पना को सीखता है। ये उपागम क्या है? अब एक शिक्षिका है, टीचर्स क्लास में फल सब्जी को दिखाई जा रही है और उनसे पूछ रही है, पूर्व का ज्ञान उनके बारे में आकलन भी कर रही है। ये है क्या? वो जो टीचर शिक्षिका है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन कर रही है? बिल्कुल नहीं। पुनर्बलन कर रही है? नहीं, पुनर्बलन तो बार बार रिपीटेड को करते हैं। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन है? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान का निर्माण कर रही है दोस्तों, ज्ञान का निर्माण। और पुनर्बलन ज्ञान का नियम ये हमारा एनसीएफ मना करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मैजिकल और इंटरेस्टिंग है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा का रोने का कारण क्या है? अब देखिए चारों का चारों आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन ही सही है। देख लेते हैं। एक तो है सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता और वियोगी दुश्चिंता। अब बताइए चारों के चारों ऑप्शन हमें पॉजिटिव लग रहा है कि बच्चा रो क्यों रहा है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों कारण ये है कि बच्चे का सामाजिक दुश्चिंता है, क्योंकि बच्चा 3 महीने का बच्चा वो अपने माँ को पहचानने लगता है, हमेशा याद रखेंगे। और जैसे ही बच्चे को दादी लेता है, दादी को पहचानता नहीं है, वो है सामाजिक दुश्चिंता, सोशल, जी हाँ सामाजिक, वो सामाजिक दुश्चिंता का एक पार्ट है दोस्तों। वो इसलिए बच्चा रोता है वहाँ पे कि मेरे को कोई अजनबी ले रहा है क्या। लेकिन अजनबी दुश्चिंता नहीं है दोस्तों, मम्मी के पास वो अपना पारिवारिक फील महसूस करता है बच्चा, और नानी के पास वो फील नहीं कर पाता है। याद रखेंगे संवेगात्मक दुश्चिंता नहीं है, क्योंकि बच्चे उस समय संवेगात्मक नहीं समझ पाता है उस समय कि वो उतना डेवलप की दादी कौन है, ये कौन है। वो अटैच किससे होता है? माँ से होता है। और एक चीज़, माँ से बच्चे लड़के अटैच क्यों होता है? किस ग्रंथि के कारण दोस्तों? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण एक लड़का अपनी माँ से आकर्षित ज़्यादा होता है और एक लड़की अपने पिता से ज़्यादा आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है? अब जहाँ भी आ जाए सामाजिक मापदंड, सामाजिक मानदंड को मानना, ये तो सही है। समाज के बड़ों का सम्मान करना, ये भी सही है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही है सामाजिक वातावरण। याद रखेंगे जहाँ भी सामाजिकरण की बात हो वहाँ पे अनुकूलन और समायोजन भी होना चाहिए। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ये भी सही है। अब दोस्तों सीटेड IQ लेवल आपका चेक करता है। चारों का चारों ऑप्शन आपके सामने पॉजिटिव है, लेकिन हमें व्यापक चुनना होता है। हु इज द बेस्ट, सबसे व्यापक कौन सा है। और देखेंगे सामाजिक वातावरण में अपने आप को ढालना, अपने आप को एडजस्ट करना, यही सामाजिकरण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 10 इयर्स का मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा और एक्सप्लेन के साथ, और सब्जेक्ट का वीडियो है। इस बार का सीटेट आप मक्खन की तरह क्लियर करोगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये क्या दर्शा रहा है? वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। दोस्तों लड़का लड़की कोई भी कर रहा हो तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह है। हम जेंडर को दिखा रहे हैं वहाँ पे, और जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया है। हमेशा याद रखेंगे सीटेट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिंग क्या है? लिंग, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। आ गए बायजोस्की साहब, बायजोस्की साहब आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। बायजोस्की साहब आ गए। बच्चे, बायजोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किसका कारण महत्वपूर्ण है? जहां पे आ जाए बायजोस्की, आपका सिद्धांत होगा सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक गतिविधि, समूह गतिविधि, समूह दल,
टीम बना के इस तरह का जिसमें आदान प्रदान बड़ों से सहायता लेना हमारा बायजोस्की साहब, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादक थे। और आपको अगर ये फॉर्मूला याद ना हो, बायजोस्की अपने पड़ोसी में किसी एक व्यक्ति को चूज कर ले और उनको मन ही मन में बायजोस्की मान ले, बस बायजोस्की खत्म हो जाएगा आपका। आप जिंदगी भर बायजोस्की को नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, मल्टी टीएलएम का यूज़ कर रही है, वो डैश से प्रभावित है। अब देखिए, कोई भी टीचर्स है, आप भी टीचर्स हो, अब मल्टीपर्पस आप उपागम को यूज़ कर रहे हो, किस लिए यूज़ कर रहे हो? कोहलबर्ग का नैतिक विकास नहीं, नैतिक विकास के लिए नहीं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की हर व्यक्ति के अंदर समझने का, सुनने का, देखने का क्षमता अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। बायजोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं, पियाजे का संज्ञानात्मक नहीं। पियाजे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, कभी पियाजे को आप नहीं भूलेंगे। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि 9 तरह का बुद्धि होता है, बुद्धि एक समुच्चय है और हर व्यक्ति का बुद्धि अलग अलग होता है, हर बुद्धि को हम अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं, माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है, ठीक है, गौर करेंगे। एक टीचर शिक्षिका है जो अपने आप से कभी भी उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों, आप देखेंगे टीचर्स खुद से आंसर नहीं दे रहा है, बच्चों को एंगेज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अनुदेशात्मक सामग्री उचित संगठन नहीं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा है ही नहीं, और भूमिका प्रतिरूप बना रही नहीं, सीखने का तत्परता नहीं, वो सक्रिय भागीदारिता, याद रखेंगे, वो बच्चे का एंगेजमेंट, सक्रिय भागीदारिता चाह रही है। और सक्रिय भागीदारिता जिस ऑप्शन में होगा वो बच्चे के लिए और पेडागोजी के लिए 99% आपका वो ऑप्शन बेस्ट होगा। अब 20 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? देखेंगे, आप भी एक टीचर बनेंगे, शिक्षक से संबंधित अधिगम को क्या कारण हो सकता है जो अधिगम को आपको प्रभावित करेगा? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्राकृतिक, विषय वस्तु से प्रवीणता। अब बताइए, आप भी कंफ्यूज हैं, अब हो तो हो क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? अब एक टीचर्स बन के आपके अधिगम को कौन सा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा? आप ही बताओ। बैठने की उचित व्यवस्था, ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, या शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, टीएलएम आपके पास नहीं तो आप पढ़ा नहीं पाओगे, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्राकृतिक। अब अधिगम अनुभव की प्राकृतिक और विषय वस्तु या विषय वस्तु में प्रवीणता, अब कौन सा कारक होगा प्रभावित करने के लिए? सबसे बेस्ट कौन सा होगा? चारों में से आपको चुनना है। तो दोस्तों, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्राकृतिक, अगर आपको अनुभव अधिगम नहीं है, विषय वस्तु के बारे में पता ही नहीं है, तो आप शिक्षक होके आप क्या अधिगम कराएंगे? सिंपल सा, एक नॉर्मल सा, आपको किसी भी टेट एग्जाम को आप देते हो दोस्तों, वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करती है। बस लास्ट 8-9 क्वेश्चन बचे हैं। कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग साहब नैतिक विकास, शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चे में नैतिक विकास कैसे डेवलप करेंगे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर बिल्कुल नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम, याद रखेंगे, स्पष्ट कहीं पे आ गया, नियम कहीं पे आ गया, बल कहीं पे आ गया, वो ऑप्शन हमारा नेगेटिव होता है। नैतिक मुद्दे के आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके बिल्कुल सही। आप एक चर्चा में शामिल करेंगे और जब भी चर्चा होता है तो विद्यार्थी उसमें इंगेज होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। और जिस चर्चा, व्याख्या नहीं, याद रखेंगे, प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, व्याख्या एक नेगेटिव शब्द होगा। अगर अपर लेवल में दे रहे हैं, अपर लेवल में व्याख्या एक पॉजिटिव में माना जा सकता है। व्याख्या हमेशा अपर लेवल में होता है, लोअर लेवल पे कभी व्याख्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे, ऑप्शन 4 को देखते हैं, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इस पर कठोर निर्देश देखें। कठोर निर्देश एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मैजिक वे में आप टैग वर्ड का वीडियो देखें दोस्तों, आप मैजिक वे में आप पेडागोजी को सॉल्व करोगे, हिंदी को सॉल्व करोगे। छोटे शिक्षार्थी है कक्षा कक्ष में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस को अगर बना रहे हो ना, तो अपने आप को सोचो आप टीचर हो,
सिंपल सा। उस क्वेश्चंस को अपने आप से फील करो, आपका 90% क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब आप मान लो टीचर्स हो, छोटे स्टूडेंट आपके पास है कक्ष में, समवयस्क के साथ अंत्यक्रिया करने से प्रोत्साहित करना चाहिए। आप उनको कह रहे हो कि उनके जो क्लासमेट है या अगल बगल जो उनके समवयस्की है उनके साथ वो मिले जुले, उस क्यों वो आप कर रहे हो? रीजंस क्या है? रीजंस वो एक दूसरे से उत्तर सीख सके? बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया, जैसे पाठ्यक्रम एक नेगेटिव वर्ड है, प्राइमरी आप हमेशा पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये एक नेगेटिव नकारात्मक है। वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, जी हाँ, वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अच्छा, और देखिए, शिक्षक कक्षा में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, नियंत्रित नहीं करेंगे हम कक्षा को, ये भी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उन्हें विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देंगे? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा है, सबको एक साथ लेके हमें शिक्षा देना है। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम अलग नहीं रखेंगे। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए? बिल्कुल सही है। आप एक सहकारी नेचर से आप उनके पेरेंट्स से चर्चा करेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। प्रवेश परीक्षा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और परीक्षा कहीं भी मिल गया आप उसे एकदम दिमाग से भी बाहर कर दीजिए, एक नेगेटिव है। अब आगे जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, जी हाँ, संवेदी प्रेरक 0 से 2 साल के, किसके साथ संबंधित है? दोस्तों, अगर जीन पियाजे का वीडियो नहीं देखे, चैनल पर जाकर देखिए, एक बार देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। एक इजी वे में, ट्रिकी वे में है। एक जिन था जिनके पास 4 प्याज थे और 4 बच्चे थे, एक ट्रिकी वे में है। अब इंद्रिय गामक जो अवस्था है दोस्तों, इसमें बच्चा ना तार्किक चिंतन कर पाएगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। निर्वाचन विश्लेषण नहीं कर पाएगा, सामाजिक मुद्दे में सरोकार नहीं हो पाएगा, वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पालन पोषण और शिक्षा, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, मैंने पहले भी बताया था। मानव विकास, मानव व्यक्तित्व, जहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण हो, आपको एकदम आंख बंद करके वहाँ पे आंसर को टिक लगाना है। केवल खत्म। अब आप इससे देखिए 20 सेकंड में आपने आंसर दे दिया। केवल खत्म। अब आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, पालन पोषण और शिक्षा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कि आप ऑप्शन को रीड करके देखिए। पालन पोषण मानव व्यक्तित्व का परिणाम, पालन पोषण और शिक्षा का बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया बिल्कुल सही, केवल वातावरण का नहीं, केवल आनुवंशिकता का नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों देंगे? आप एक टीचर हो, आप किसी को पर्सनली क्यों ध्यान दोगे? शिक्षक हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। दोस्तों, ही आ गया ना, नेगेटिव टैग वर्ड, ये आपका चीज़ों को एकदम लिमिट करता है। एकदम खत्म करिए। जैसे ही आया उसके आगे पढ़िए मत, क्योंकि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन का आंसर देना है। जी हाँ, उसे पढ़िए मत। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही इसके प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे खेल कहाँ पे खेला गया आपसे? अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन अवसर के आगे अनुशासन लगने से ये हमारा माइनस नेगेटिव बन गया। बच्चे क्या किए होंगे? यहाँ पे अवसर देख के पॉजिटिव टैग वर्ड है, जी हाँ, ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। जी हाँ, एकदम गलत करके आ जाते हैं। नहीं, ये अवसर है लेकिन अनुशासित नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मैंने तो क्वेश्चंस को पढ़ा भी नहीं दोस्तों। अब क्वेश्चन 4 हमारा सही होगा, देख लेते हैं। एकदम 20 सेकंड के अंदर आंसर। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान क्यों दोगे? शिक्षक हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं शिक्षार्थी। ऐसा तो नहीं है कि समूह में ही सीखेंगे। अगर वो सिंगल रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया, ऐसा ही सिर्फ बताया गया कि ऐसे ही करेंगे आप, और कुछ नहीं बताया गया। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। बच्चे के विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 27 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? अब समस्या समाधान का सबसे पहला चरण
दोस्तों आप लोगों ने बीएड भी किया होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा समस्या के प्रति जागरूकता। सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूकता यानी कि पहचान, उसके बाद उसको हम निर्माण, और उसके बाद हम उसे लास्ट में प्रकल्प की परीक्षा करेंगे। हम सबसे पहले हम उसके प्रति जागरूक होते हैं। 28 लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? दोस्तों भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक सीखने का क्षेत्र नहीं है, अनुभाविक सीखने का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29, जब बच्चा कार्य करते करते ऊबने लगता है तो यह क्या है, क्या संकेत करता है? जब दोस्तों नोट कर लेंगे, जब भी आप टीचर बनोगे, बच्चा ऊबने लगे, सिंपल संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, एक ही चीज बच्चे के साथ हो रहा है, एक ही स्वभाव, एक ही अधिगम शैली, इसलिए बच्चा ऊब रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चा सीखने में योग्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं। बच्चे को अनुशासित करना एकदम नहीं है। अनुशासन जहाँ भी आ जाए उठा के फेंक दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, प्राय शिक्षार्थी की त्रुटि देश की ओर संकेत करता है। दोस्तों वो कैसे सीखते ये भी नहीं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास जहां भी आ जाए नेगेटिव टैग वर्ड है। सीखने की अनुपस्थिति बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर एकदम नहीं। तो आंसर क्या होगा? मैं तो चेक कर रहा था आपको। दोस्तों प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां वो कैसे सीखते हैं इस पे डिपेंड करता है, और त्रुटियां अधिगम का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। सीटेट का बनना है राजा, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक से एक डिजिटल कंटेंट है। इस बार का सीटेट आपका मक्खन की तरह निकलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी ना भूले। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।